चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग पिछले क्लास में आपको डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा रहे थे। नहीं, तो डी ब्लॉक में हम आपको नॉर्मली बताए थे कि एक स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, प्रोडक्शन प्रभाव, जो हम लोग का डी ब्लॉक के केस में लगता है। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर से हम लोग का स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा, ध्यान रखना है। तो उस केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए अभी हम सिंपली ये स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने वो बताया कि इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर जो रिपल्सिव फोर्स यानी विकर्षण बल जो लगाया जाता है, उसी को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। इसके कारण क्या होता है ये भी हम आपको बता दिए थे कि नाभिक और आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना आकर्षण बल लगना चाहिए उस आकर्षण बल का मान घट जाता है। नहीं, जिसको हम लोग कहे थे प्रभावी नाभिकीय आवेश। नहीं, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्टिव का मतलब भी हम बताए थे। उसका मतलब भी हम सिंपल बताए थे कि कोई भी नाभिक बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर एक आकर्षण बल लगाता है, लेकिन वो आकर्षण बल कितना लगेगा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, और दूसरा इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बाहरी कक्ष पे लगाया गया विकर्षण बल। उन दोनों को माइनस करके जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है। बताए थे। चलो, अब डी ब्लॉक के बाद हम लोग अभी सिर्फ पहचान रहे हैं लोग। नहीं, अब अगला हम लोग का इसमें आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नहीं, तो उनको हम लोग देखे थोड़ा सा। धात्विक गुण में बताए नहीं थे। डी ब्लॉक के धात्विक गुण में हम बताए थे कि जो डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं, नहीं, वो अच्छे धातु होते हैं या बुरे धातु होते हैं। नहीं, ये हम लोग कैसे बताएंगे। तो हम बताए थे किस आधार पर अगर पूछा जाए, जैसे रासायनिक गुण के आधार पर कोई पूछता है तो एस ब्लॉक के धातु ज्यादा अच्छे धातु होते हैं, और अगर भौतिक गुण के आधार पर कोई पूछता है तो डी ब्लॉक के धातु ज्यादा अच्छे धातु होते हैं, ऐसा हम बताए थे। नहीं, तो उसमें और डिटेलिंग करने का कोई मतलब नहीं है। ए ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो अगर ए ब्लॉक के तत्व की बात करें, देखो तो सबसे पहला बात तो आप जानते हो कि यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्ष में जाए तो वह तत्व एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। जैसे बाकी में हम बोलते थे। नहीं, वैसे ही कोई बोलता है कि एफ ब्लॉक का तत्व किसे कहेंगे, तो यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्ष में जाए तो वह तत्व क्या कहलाएगा, एफ ब्लॉक का कहलाएगा। नहीं, जैसे हम लोग स्टार्टिंग करें अगर एग्जाम्पल, तो CE58, नहीं, मान लो एग्जाम्पल लेते CE58। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते। नहीं, तो हम लोग क्लास में एक से एक अच्छे बच्चे हैं जो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखवा सकते हैं। लिखवाया जाए, बोलिए। 1s2 से स्टार्ट करते हैं। बोलिए।
गिन लेना है, 14, अब सीधे भागते नहीं जाना है, 58 को भरना है। नहीं तो यहां तक तो 30 हो गया, 30 6 36, 2 38, 38 10 48, 48 6 54, 54 को हो चुका है, 54 2 56 हो गया। अब बोलिए 4F, अब ध्यान दिया गया। चलिए हाँ सर आप बताइए, खड़ा होइए, बोलिए ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक है कि गलत है? IP6 के बाद 4F होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में कहीं गलती नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें ये एक्सेप्शनल है या नहीं है ये पूछा जा रहा है। 4F का एक इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है, सही है, यही पूछना था हमको। यहाँ पर C58 जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही लिखा गया है, ऐसा ही होता है, ध्यान रखना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हम लोग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपको बताए हैं। नहीं, इस केस में होता क्या है कि 4F का एक इलेक्ट्रॉन निकल के 5D में चला जाता है। नहीं, यानी बाकी ये सब ऐसा ही रहेगा। C58 केस में चेंजिंग क्या करेगा? C58 बाकी सब वही रहेगा, यहां पर चेंज करता है 6s2 और यहां पर 5D और 4F ऐसे होता है। अब इसमें का एक इलेक्ट्रॉन 5D में जम करता है तो 4F1 और 5D1 ऐसा लिखा रहता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो इस तरह से आता है C58 6s2 5D1 और 4F1 ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है। अपवाद कैसे लिखते हैं हम पढ़ा चुके हैं एटॉमिक स्तर में। चलो तो C58 तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा कहां रहा है? 4F में, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ए ब्लॉक का। ध्यान रखना है, तो ये हम लोग का ए ब्लॉक का कहलाएगा। तो हम लोगों को कहा गया कि यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन F उपकक्ष में जाए तो वह तत्व ए ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग C58 को ए ब्लॉक का तत्व कह सकते हैं, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4F में जाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ए ब्लॉक का है। ठीक है, अब ध्यान रखना है हम लोगों को, इतना में दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो हम लोग यहां से बात कर रहे हैं ए ब्लॉक की, ठीक है। तो ए ब्लॉक में अगर देखें तो ए ब्लॉक को दो श्रेणी में बांटा गया है। ए ब्लॉक को दो श्रेणी में बांटा गया, एक कहा गया 4F श्रेणी और एक को कहा गया है 5F श्रेणी। ध्यान रखना है, एक हम लोग का आता है 4F श्रेणी और एक आता है 5F श्रेणी। ठीक है, आप भी समझते हो, अगर हम 4F श्रेणी की बात करते हैं तो हम लोग कहा जाता है कि यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन 4F में जाए, कहां जाए? 4F में जाए, तो वह तत्व 4F श्रेणी का कहलाएगा। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है कि यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर, यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाए? आखिरी इलेक्ट्रॉन 4F उपकक्ष में जाए तो वह तत्व 4F श्रेणी का कहलाएगा, ऐसा बोला गया। नहीं तो जिसमें अभी आप एग्जाम्पल जो लिए थे C58 का, तो C58 का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया था? 4F में। नहीं तो वो 4F श्रेणी का कहलाएगा। हम लोग को ध्यान रखना है, अगर आवर्त सारणी देखें तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको कि C58 से लेकर कहां तक? Lu71 तक। नहीं, C58 से लेकर Lu71 तक ये कहां आते हैं? 4F श्रेणी में आते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना है। दूसरा बात हम लोग को ध्यान रखना है कि 4F श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या 14। 4F श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या
बराबर 14, ये ध्यान रखना है। दूसरा हम लोग को ये भी पता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि एफ ब्लॉक जो होते हैं इसमें टोटल का टोटल मेटल होता है। नहीं तो अगर 4F श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या 14 है तो हम यहां बोलें कि 4F श्रेणी में सभी तत्व क्या हैं? धातु हैं। सभी तत्व धातु हैं, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। इतना में दिक्कत है? चलो दूसरा हम लोग आ जाए 5F श्रेणी पर। नहीं तो 5F श्रेणी जस्ट इसके लिए जो बोले वही इसके लिए बोल सकते हैं कि यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाए? 5F उपकक्ष में जाए। यहां पर अगर बोलेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर, यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन 5F उपकक्ष में जाए, 5F उपकक्ष में जाए तो वह तत्व 5F श्रेणी का तत्व कहलाएगा। ये ध्यान रखना होगा। नहीं तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें तो हम लोग को बताया जाता है TH90 से लेकर LR 103 बोला जाता है। नहीं तो TH90 से लेकर LR 103 तक जो तत्व होते हैं, नहीं ये हमारे कहाँ आते हैं? 5F श्रेणी में आते हैं। नहीं जैसे मान लो TH का एक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख के देख सकते हैं। नहीं कोई भी एक बच्चा लिखवा देगा, सब इसमें तेज तेज बच्चा है सब। चलो TH को एक चेक कर लेते हैं, TH90 ठीक है। थोड़ा 1s2 2s2 का रिवीजन भी हो जाता है इससे। बोलिए सर, लिखवाइए तो। आगे बोलिए। आए बोलो, घबराना नहीं है। 5s2 भुला जा रहे हैं। 5s के बाद 5D लिखे हैं, 4D के बाद 5p6। फाइव डी 6s के बाद गिन लेना है। यहां तक 56 हो चुका है। नहीं अभी उनका गिनवाए थे हम लोग। नहीं तो 6s2 तो 56 हो चुका है। अब 90 लिखना है। 4F छप्पन और 10, 56 के बाद जोड़ दीजिए 5D10। अब 5D के बाद क्या आएगा? सेवन एस टू तक पहुंच गए। अब इसके बाद अभी 90 पहुंचा थोड़े ना है। 5F यहाँ पे 56 हुआ था, 56 में 32 जोड़िएगा तो अपने मालूम चले कितना आ गया। यहाँ 7s तक मालूम चल जाएगा। नहीं तो 56 में अगर 32 कितना आ जाएगा? 56 में 32 होता 88, तो यहाँ तक 88 हो चुका है। 5F2 ये हो गया 88 या 2 90। अब आप कोई भी गिन सकते हो, 90 हम लोग का पूरा हो गया। नहीं लेकिन ये भी एक्सेप्शन है, हम बता चुके हैं। इसमें भी हम लोगों का अगर देखा जाए तो 7s2 और 5F2 लिखा जाता है। नहीं लेकिन इसका दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो जम कर जाता है। बस में आ रहा है?
कहाँ पे जंप करता है? 6d में। तो यहां पर हम लोग इसका एक्सेप्शन बताए हुए हैं कि इसका दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन यहां पे हो जाता है 5f0। नहीं है ये एफ ब्लॉक का ही है, ये एफ ब्लॉक का ही, क्योंकि नियमतः इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एफ में ही जाएगा। नहीं, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया है? 6d में। ध्यान रखना है, तो इसलिए हमको ध्यान रखना होगा। तो एक्सेप्शनल भी याद होना चाहिए, तो थोड़ा सा भी रिवीजन आप रखिएगा। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब पीछे आ जाइए फिर से। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये ब्लॉक में दो श्रेणी होते हैं, 4f श्रेणी और 5f श्रेणी। नहीं, तो 4f श्रेणी में जितने भी तत्व हैं, जो 14 आपके तत्व हैं, इनमें से किसी का भी आप ले लीजिए। नहीं, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4f में जाएगा। 90 से लेके 103 के बीच में जितना भी तत्व है, किसी भी तत्व को उठाइए और उसका विन्यास लिखना शुरू कीजिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 5f में ही जाएगा, इसीलिए इसे 5f श्रेणी कहते हैं। यहां भी टोटल तत्वों की संख्या कितनी? टोटल तत्वों की संख्या बराबर 14। ध्यान रखना होगा पहला बात। यहां भी जो टोटल 14 तत्व आपके लिखे गए हैं, ये 14 तत्व क्या हैं? मेटल्स हैं। ध्यान रखना है, वो सबके सब क्या हैं? मेटल्स हैं। ए ब्लॉक में टोटल कितना हो गया? 28। सही है। ए ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या कितनी मान ली गई? 28। और ये 28 के 28 क्या है? मेटल्स हैं। दिक्कत है? चलो, दूसरा बात ध्यान रखना है कि एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, नहीं, उनको थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो हम लोग अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर, जैसे मान लो हम थोरियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं TH90, तो एक्चुअली अगर लास्ट वाला देखा जाए तो क्या है? देखो तो 7s2, और ये वाला है ना, इसी को लिख रहे हैं पहले 5f2, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जहां चाहिए 5f में ही। अब इसका थोड़ा फोटो बना के देख लो, थोरियम का फोटो बना के देखो, कितने कक्ष हैं इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। ये पहला कक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। बोलो, दिक्कत है? 7 कक्ष थोरियम के पास है। ठीक है, अभी हम लोग TH लिखे हुए हैं 90। नहीं, इसके बाद अगर हम लिख दें यहां पर PA 91, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, अभी यहां 5f में कितना है? 2। नहीं, अगर इसका हम लिखेंगे तो इसका ऐसे आ जाएगा। अगर नियमतः लिखे तो 7s2 और 5f3 आना चाहिए। कितना आएगा? 5f3। चलो ध्यान से देखो, थोरियम वाले केस में 7वें कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना? 2। चलो, अब 5वां कक्ष, यह है 5वां कक्ष, इसमें इलेक्ट्रॉन 2। अच्छा, 90 से परमाणु संख्या 91 हो गया। ठीक है, तो परमाणु संख्या अगर 91 हो गया और इसके पास भी कक्षों की अधिकतम संख्या कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 है। इसके भी 7वें कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो देखो, तो परमाणु संख्या अगर बढ़ा, 90 से 91 हुआ, तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। लेकिन 5f में जहां पर पहले 2 था, अब कितना हो गया? तो 5f, यही 5 है। नहीं, इसमें 7वां, छठा, 5वां, ये 5वां है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो ये है अल्टीमेट, ये है पेन अल्टीमेट, और ये है एंटी पेन अल्टीमेट। तो अभी पिछले क्लास में हम लोग डी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। तो डी ब्लॉक के केस में हम ऐसा आपको बताए थे कि डी ब्लॉक के केस में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पेन अल्टीमेट कक्ष में बढ़ती जाती है, ऐसा बोला गया था। अब यहां पे आइए, एफ ब्लॉक में क्या होता है? जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ते जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अल्टीमेट ऑर्बिट में फिक्स है, पेनल्टीमेट ऑर्बिट में भी लगभग फिक्स रहती है। नहीं, बढ़ती कहां है? एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। नहीं, अच्छा ये देखो, तो ये है बाहरी, ये है अंदर वाला, ये है अंदर वाला के अंदर वाला, ऐसा नहीं बोलेंगे? नहीं, बाहरी, अंदर वाला और उसके अंदर वाला, बस मेरा है।
ठीक है, इसीलिए आप देखिएगा तो हम बताए थे कि डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। नहीं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ आता था, अंदर वाले में, इसमें कहा गया उसके भी अंदर वाले में। तो ए ब्लॉक के तत्वों को इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन मेटल। याद रहे, जब इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट कक्ष में बढ़े तब ट्रांजिशन मेटल, और जब पेनल्टीमेट के भी अंदर वाले में बढ़े तो ट्रांजिशन मेटल में खाली इनर लगा देना है, नहीं तो क्या हो गया, इनर ट्रांजिशन मेटल। याद रहेगा। तो यहां से एक पॉइंट हम लोग को समझ में आया, क्या भाई, कि एफ ब्लॉक के तत्वों को इनर ट्रांजिशन मेटल, कहते हैं। ध्यान रखना है, यहां से कहा गया कि एफ ब्लॉक के तत्वों को इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक के तत्वों का विन्यास लिखने पर इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं, एंटी पेनल्टीमेट, यानी कि अंदर के अंदर। बुझा रहा है, नहीं ये याद करने के लिए कि अंदर के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक के तत्वों का विन्यास लिखने पर इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट कक्षों में भरते हैं। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। इतना में दिक्कत है, चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। ए ब्लॉक के जो तत्व हैं ये ज्यादातर रेडियो सक्रिय तत्व ही होते हैं। ए ब्लॉक के तत्व जो हैं ज्यादातर क्या होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। ध्यान रखना है, एफ ब्लॉक के ज्यादातर तत्व रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं। ध्यान रखना है, रेडियो सक्रियता हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं। नहीं, वैसे परमाणु जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं। ध्यान रखना है, नहीं जो अदृश्य किरणों को, नाभिक को तोड़कर अदृश्य किरणों को बाहर निकालते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ए ब्लॉक के ज्यादातर तत्व रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं। अब रेडियो सक्रिय तत्व जो है, नहीं रेडियो सक्रिय तत्व एक्चुअली बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करता है। हम लोग पढ़ा चुके हैं, रेडियो सक्रिय तत्वों का नाभिक टूट जाता है, नाभिक टूटने के बाद बहुत ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों का ही परमाणु बम बनता है। नहीं ये सब हम लोग बताए थे, जैसे यूरेनियम का एग्जाम्पल हम लोग बताए थे आपको, ठीक है। तो रेडियो सक्रिय तत्व जो है ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। इसीलिए भगवान ने पृथ्वी पर रेडियो सक्रिय तत्वों की संख्या कम रखी है। बुझा रहा है। तो इसी कारण से ए ब्लॉक के तत्वों को रेयर ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। रेयर यानी कम मात्रा में पाया जाने वाला संक्रमण धातु, रेयर इनर ट्रांजिशन मेटल। ध्यान रहेगा, नहीं तो इनको रेयर इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। ध्यान रखना है। तो ये ब्लॉक के ज्यादातर तत्व रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं। ये पृथ्वी के सतह पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, भगवान सब चीज का बैलेंस से बना के भेजे हैं, नहीं बैलेंस हम लोग बिगाड़ते हैं, ठीक है।
तो ये पृथ्वी की सतह पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रेयर इनर ट्रांजिशन मेटल, टीएम लिखें, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। इसमें दिक्कत है नहीं? तो ए ब्लॉक के तत्वों को इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी, सॉरी, रेयर इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जाना जाता है, या सिंपली बोले तो इनको रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है, रेयर अर्थ मेटल, यानी पृथ्वी की सतह पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला धातु, ध्यान रखना है। तो ये ज्यादा मात्रा में हो भी नहीं सकते हैं, ज्यादा मात्रा में रहेंगे तो आदमी का जो जीवन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके द्वारा जो इनविजिबल रेडिएशन, जो अदृश्य किरणें निकलती हैं, नहीं, वो हम लोगों के लिए हार्मफुल हैं, वो हम लोगों के लिए हानिकारक हैं, ध्यान रखना है। इतना में दिक्कत है? चलो, दूसरा बात हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग अभी बांटे थे ए ब्लॉक को, ए ब्लॉक जो था इसको दो भाग में बांटे थे। एक को हम लोग कह रहे थे 4F श्रेणी कह रहे थे, और एक को फाइव एफ श्रेणी। नहीं, ये जो 4F श्रेणी है इसको लेंथेनाइट्स भी कहा जाता है। और ये जो 5F श्रेणी है एक्टिनाइट्स या एक्टिनोइड्स श्रेणी कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है? तो 4F श्रेणी को लेंथेनाइट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ध्यान रखना है, इनको 4F श्रेणी को लेंथेनाइट श्रेणी भी कहा जाता है। क्यों कहा गया? तो लिखा गया क्योंकि इनका ज्यादातर प्रॉपर्टी यानी ज्यादातर गुण जो है वो लैंथेनम 57 से मिलता है। किससे मिलता है? लैंथेनम 57 से मिलता है। इनको एक्टिनाइट्स कहा जाता है क्योंकि इस श्रेणी के तत्वों का गुण एक्टिनियम 89 से मिलता जुलता है। ठीक है, अब इनका गुण लैंथेनम से मैच करता है, इनका गुण एक्टिनियम से मैच करता है। नहीं, ध्यान रखना है। अब सोचो कि जो 4F श्रेणी था इसका हम लोग स्टार्टिंग बताए थे, थोड़ा समझ के देखो, तो हम लोग बोले थे C58 और यहां से Lu71 ऐसा बताए थे, बोले थे ना। अब स्टार्टिंग 58 से है, लेकिन ये बोल रहा है क्या कि 58 जो है ये इसका फर्स्ट मेंबर नहीं है। इसका फर्स्ट मेंबर कौन है? लैंथेनम 57। नहीं, जो कि एक्चुअली आवर्त सारणी में अगर देखें तो ये डी ब्लॉक में डाल दिया गया है। देखो डी ब्लॉक लिखा हुआ है, नहीं, और लैंथेनम 57 डी ब्लॉक में डाल दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? लैंथेनम 57 को डाल दिया गया है कहां? डी ब्लॉक में, लेकिन इसको होना कहां चाहिए था? एफ ब्लॉक में इसको होना चाहिए था। नहीं, एफ ब्लॉक में काहे होना चाहिए था? नहीं, तो हम लोग विन्यास लिख के देख लेते। नहीं, ऐसा काहे बोल रहा है भाई? लैंथेनम 57 यही हम लोग का है, ठीक है।
इसका विन्यास लिखते। यहां से आप मिला लीजिए, आप मिलाइएगा ध्यान से। तो यहाँ पे आपका 56 हो चुका है 6s2 पर, और 56 के बाद एक, तो लैंथनम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 6s2 4f1। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो इस तत्व को अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में गया तो इस तत्व को होना कहाँ चाहिए था? क्योंकि हम लोग को तो परिभाषा पढ़ाया गया, यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f में जाए तो वह तत्व एफ ब्लॉक कहलाएगा। तो लैंथनम को होना चाहिए था कहाँ? एफ ब्लॉक में। लेकिन लैंथनम का कॉन्फ़िगरेशन जो आवर्त सारणी में दिया रहता है, ये एक्सेप्शन है आपका, वो हम लोग का दिया है, तो इसको लिखें तो 6s2 अब 5d1 ऐसा दिया रहता है। इसके 4f में इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिखाया रहता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं, लैंथनम 57 को जब माइक्रोस्कोप से हम लोग चेक किए, नहीं इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हम लोग कहां प्रतीत हो रहा है? 5d में, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहा है। नहीं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर इसको कहां डाल दिया गया? डी ब्लॉक में डाल दिया गया। लेकिन एक्चुअली नियम तो इसको कहां का होना चाहिए था? ए ब्लॉक का। नहीं, यानी कि ये ए ब्लॉक का ही तत्व है, गलती से डी ब्लॉक में चला गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग इस पे कहानी भी सुनाए थे, अगर आपको ध्यान में हो तो। हम लोग कहे थे कि एगो चाइना का बॉस था, एगो नेपाल का बॉस था। नहीं, तो चाइनीज और नेपाली दोनों देखने में एक जैसा लगता है कि अलग अलग? लगभग एक जैसा लगता है। चाइनीज और नेपाली सब एक ही टाइप का लगता है। नहीं, तो दोनों बस एक ही जगह गया घूमने के लिए। बात समझ में आ रहा है? गलती से नहीं, सब नेपाली बैठ रहा था तो उसी में भी गलती से चाइनीज भी एगो बैठ गया जाके। बात समझ में आ रहा है? क्या उसको लगा क्या मेरे ही तरह तो लग रहा है, नहीं सब आदमी मेरा इसी में घुस रहा है तो वो भी घुस गया उसमें। ध्यान रखना है, ठीक है? तो वो जो चाइना का आदमी था उसमें गुण काची का है? चाइना का। लेकिन वो बस कौना बस में बैठ गया? नेपाल के बस में बैठ गया। नहीं, अब बस चला गया कहाँ? नेपाल चला गया। नहीं, तो वो बेचारा चाइनीज जो था वो पहुंच गया नेपाल, लेकिन अंदर से क्या है वो? चाइनीज। तो उसको जब जब चेक कीजिएगा तो चाइनीज बोलेगा कि नेपाली बोलेगा? चाइनीज बोलेगा, चाऊ माऊ बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो लैंथनम जो है ये गलती से डी ब्लॉक में चला गया, लेकिन जब जब इसको चेक किया गया, नहीं तो ये एफ का भाषा बोलता है। नहीं, इसको जब जब चेक किया गया, जब जब दबाया गया बोलो, तो नेपाली नहीं बोलता, चाऊ माऊ बोल रहा है। नहीं, इसका मतलब ये कहाँ का है? ए ब्लॉक का है, गलती से डी ब्लॉक में चला गया। नहीं, तो अगर कोई बोलता है कि एफ ब्लॉक का फर्स्ट मेंबर किसको होना चाहिए? लैंथनम को होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो इसीलिए हम लोगों को लैंथनम का जब प्रॉपर्टी भी जब चेक किया गया तो इसका प्रॉपर्टी डी ब्लॉक से कम मैच कर रहा है। लैंथनम है डी ब्लॉक में, क्योंकि दिखाई देता है कि भाई ये नेपाल में है तो नेपाली होगा। नहीं, तो इसको कह दिया कि भाई ये तो नेपाली है, लेकिन इसको चेक किया जाता है, नहीं तो इसका भाषा बोलता है, 4F श्रेणी का भाषा बोलता है। नहीं, तो इसलिए कहा गया कि अच्छा अब अरेंज हो गया है तो हो गया है, सुधार इसमें नहीं किया गया। नहीं, और बोला कि अच्छा लैंथनम का जो प्रॉपर्टी है, नहीं वो किससे मैच करेगा? 4F से मैच करेगा। ठीक है, सेम एज आप लैंथनम के नीचे देखोगे तो क्या है? एक्टिनियम। यहां भी वही कहानी है। नहीं, आप एक्टिनियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बाबू, एक्टिनियम 89 का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे? यहाँ 6s2 है, यहाँ 7s2 आएगा। नहीं, और 7s2 के बाद यहां आना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए। नहीं, लेकिन एक्टिनियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा जाता है, 7s2 और 6d, कैसे? यहाँ 5d1 6d1 ऐसा लिखा रहता है। नहीं, तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, यानी अंदर से एक्टिनियम अंदर से ऐसा है। गलती से ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन था वो 5f से कहां चला गया? 6d में। नहीं, तो गलती से चला गया, इसलिए वो डी ब्लॉक का लगने लगा। बस में आया। लेकिन जब जब इसको टच कीजिएगा तो कैसे बोलेगा? चाऊ माऊ बोलेगा, चाइनीज की तरह बोलेगा। भाई ध्यान रखना है, यानी एक्चुअली ये है चाइना का,
नेपाल वाले गाड़ी में घुस गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी कारण से आप देख लो, इसी कारण से हम लोग बोले कि 4f श्रेणी का कोई बोलता है तो 4f श्रेणी का फर्स्ट मेंबर किसको मानेंगे? लैंथनम को। फर्स्ट मेंबर ऑफ 4f इज इक्वल्स टू लैंथनम 57, ठीक है। और फर्स्ट मेंबर ऑफ 5f किसको माने? एक्टिनियम 89। बस में आ रहा है? तो जनरली देखते हो जो फर्स्ट मेंबर होते हैं ना, उसी के आधार पर नाम रखा जाता है। देखते हो जैसे ग्रुप, आप याद करो, ग्रुप 4a को हम लोग बोलते हैं कार्बन फैमिली। बात समझ में आ रहा है? बोरोन फैमिली। नहीं तो किसी भी फैमिली में जो फर्स्ट मेंबर होता है ना, उसी के आधार पर फैमिली का नाम चलता है। बस में आ रहा है? जैसे आप अभी अभी पैदा हुए, नहीं तो आपके आधार पर आप इतना बड़ा भी काम नहीं कर दिए हैं, उतना ऊंचा नहीं हो गए हैं कि आपके आधार पर आपके पूरे खानदान का नाम चले। नहीं, आपके फैमिली में जरूर कोई ना कोई एक बड़ा आदमी होगा, नहीं, जो फर्स्ट मेंबर रहा होगा, नहीं, जिन्होंने बहुत कीर्ति बनाई होगी, नहीं, उन्हीं के नाम पर अच्छा फलानवा का खानदान है, ऐसा नहीं बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो फलानवा खानदान है तो कोई बड़ा आदमी जो फर्स्ट मेंबर होता है, नहीं, उसके आधार पर ही फैमिली का नाम होता है। सेम एज 4f श्रेणी का फर्स्ट मेंबर लैंथनम होता है, इसीलिए 4f श्रेणी को किसके नाम जानते हैं? लैंथनम के नाम से ही जानते हैं। 5f श्रेणी का फर्स्ट मेंबर एक्टिनियम होता है, इसीलिए उसे एक्टिनियम के नाम से ही जानते हैं। एक्टिनाइट्स बोलो, एक्टेनोइड्स बोलो, ऐसे बोला रहता है। मेरी बात कुछ दिमाग में गई? इसमें दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो यहां से हम लोग को ये समझ में आ गया कि ए ब्लॉक का हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ लिए कि ए ब्लॉक का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग का क्या क्या है। इसमें किसको दिक्कत नहीं है? चलो, अब हम लोग डिटेल से अबाउट ग्रुप पढ़ रहे थे, नहीं, यानी वर्गों के बारे में पढ़ लिए, ब्लॉक के बारे में पढ़ लिए, नहीं, अब पीरियड्स के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। तो वो आप लोग पहले से भी जानते हैं, बताना क्या है, लेकिन समझ लीजिए। हम लोग देखें अगर, तो हम लोग बात करते हैं पीरियड्स की। पीरियड को हिंदी में क्या कहते हैं? देखा जाए, आवर्त की बात करें, समझो तो, अगर हम लोग देखें तो ऐसा लिखा जाता है 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं ना जी। हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड, नहीं, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो हम लोग भी यहां लिख दे रहे हैं कि 36 पंक्तियों को छत्तीस पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। नहीं, इंग्लिश से बोले तो जानते हैं हम लोग। आप ये भी जानते हैं कि आवर्त सारणी में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या कितनी है? बताइए, कितना आप लोग तेज हैं, कोई हद नहीं है। कुल आवर्तों की संख्या 7, बिना बताए आप लोगों को पता है, बताइए सब, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये भी आप जानते हैं कि कुल आवर्तों की संख्या जो है हम लोगों के पास वो कितनी है? 7, ठीक है। अब अगर आवर्त संख्या किसी भी तत्व का, अगर आवर्त संख्या निकालना होता है तो वो होता है किसी भी तत्व के पास जो सबसे बड़ा कक्ष संख्या, नहीं, यहां पे लिखिए हम लोग, तो आवर्त संख्या बराबर सबसे बड़ा
कक्ष संख्या, ध्यान रखना है। नहीं, या बाहरी कक्ष भी आप बोल सकते हैं। आवर्त संख्या बराबर सबसे बड़ा कक्ष संख्या, ऐसा लिखा जाता है। ठीक, जैसे किसी का भी अगर हमको निकालना है पीरियड नंबर, जैसे मान लो आयरन ही कोई दे दिया, परमाणु संख्या 26, मान लो विन्यास लिखते, लिख दिए, ठीक है। अब कोई बोल रहा है भाई कि आयरन का पीरियड नंबर, पी मतलब पीरियड नंबर, बताओ कितना होगा? 4 होगा। नहीं, क्योंकि यही हम लोग कक्ष संख्या है, 1 2 2 3 3 4 3, तो सबसे बड़ा कौन है? 4। तो जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कक्ष संख्या, वही क्या बताता है? पीरियड नंबर। तो आवर्त संख्या बताना भारी है कि आसान है? आसान है, आसानी से हम लोग किसी का भी बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? ठीक है, किसी का भी विन्यास पता रहेगा तो आसानी से आप बता सकते हैं। नहीं, जैसे हम लोग सी का ही लिख रहे थे, C58 लिख रहे थे कि नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या लिख रहे थे? यहाँ पर 6s2 और 5d1 और 4f1 ऐसा लिख रहे थे। तो इसका कोई बोलता है बाबू कि C58 का पीरियड नंबर बताओ, तो क्या होगा? 6, क्योंकि 6 है, 5 है, 4 है, सबसे बड़ा कौन है? 6 है। नहीं, तो जो सबसे बड़ा होगा उसी के बराबर आवर्त संख्या होगा। ऐसा नहीं कि जो सबसे बाहरी लिखा हुआ है ये बाहरी कक्ष नहीं है। बस में आ रहा है? बाहरी कक्ष भी का मतलब भी क्या होता है? सबसे बड़ा कक्ष संख्या, जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे बाहर होता है। इतना में दिक्कत है? बता दीजिएगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। अब हम लोग को देखना है कि जैसे आपका फर्स्ट पीरियड होता है, नहीं फर्स्ट पीरियड, देखो तो हम लोग यहां पे लिखते हैं फर्स्ट पीरियड यानी पहला आवर्त। ठीक है, चलो पहला आवर्त का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। पहला आवर्त का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट होता है। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब हुआ 1s2, लिखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट पीरियड का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, पहला कक्ष। और पहला कक्ष में विन्यास कोई बोले कि लिखो तो आप क्या लिखिएगा? 1s2। पहला कक्ष में एगो ऐसे होता है 1s2। अच्छा, ये 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन का संख्या, यानी पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन कएगो? 2 गो। तो पहला कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन 2 गो तो इसमें तत्व भी कएगो? 2 गो। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो कोई पूछता है कि भाई फर्स्ट पीरियड में कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व होते हैं। नहीं, कैसे? तो हम लोग बताए यहां पर कि फर्स्ट पीरियड का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, 1s2 हम लोग लिखते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 तत्व। नहीं, कौन कौन से तत्व होते हैं तो आप जानते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, 1 और 2, यही ना होता है? नहीं, यहां पर हम लोग देखें अगर, तो यहां पे आपका हाइड्रोजन है और यहां पर आ गया हीलियम। नहीं, तो 2 ही तत्व है। आप यहां से बढ़ोगे तो बीच में कोई तत्व दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, सीधे हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में आपके 2 तत्व हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम लिख दिए हम लोग। फर्स्ट पीरियड में 2 तत्व है। चलो बात करते हैं सेकेंड पीरियड की। सेकेंड पीरियड का मतलब होता है सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट का मतलब अगर देखें तो अगर हम लोग यहां से लिखना शुरू करें सेकेंड ऑर्बिट में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेकेंड पीरियड का मतलब सेकेंड ऑर्बिट क्या लिखें? 2s2 और 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 6 और 2 8। तो कितने तत्व होंगे? 8 तत्व। अच्छा, एक बात और लिखा रहता है, फर्स्ट पीरियड में तत्वों की संख्या कितनी है? 2। इसलिए इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहता है। क्या कहता है इसको? शॉर्टेस्ट पीरियड के नाम जाना जाता है, सबसे छोटा पीरियड बोला जाता है। ठीक है, इसमें तत्व कितने आ गए? 8। तो जो सेकेंड पीरियड है इसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट पीरियड। ये हो गया शॉर्टेस्ट और ये हो गया शॉर्ट, ध्यान रखिएगा। यहां आ जाइए, अब बात करते हैं थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड का मतलब कौन सा ऑर्बिट? थर्ड ऑर्बिट। अब थर्ड ऑर्बिट का विन्यास लिखते 3s2 3p6 3d, कैसे 3s 3p, इसका 4s आता है ना भाई? नहीं, तो 4s आने लगा तो रुक जाइए, नहीं चौथा नहीं डालना है,
अगर 4s डाल देंगे तब तो फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। अब फोर्थ ऑर्बिट का मतलब फोर्थ पीरियड हो जाएगा, नहीं तो ध्यान रखना है थर्ड पीरियड यानी थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरना बताया गया है 3s2 3p6। अब 4 से मत कुछ जाइएगा, रुक जाइए यहीं पर। कई गो इलेक्ट्रॉन हुआ? 8 गो। तत्व कई गो? 8 गो। लिख दीजिए 8 गो तत्व। नहीं तो थर्ड पीरियड को भी क्या कहेंगे? शॉर्ट पीरियड। चलिए यहां पर आ जाइए, इसके आता है फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड का मतलब होता है फोर्थ ऑर्बिट। बुझा रहा है? चलिए कहां पर रुके थे? 3p के बाद। 3p के बाद क्या आता है? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद 5s। रुक जाइए, नहीं जैसा ही 5 आने लगा रुक जाइए। अब गिनिए कय गो है? 18 गो इलेक्ट्रॉन। तो तत्व कय गो? 18 गो तत्व। चलिए यहां पर हम लिखना छोड़ दिए, जैसे थोड़ा सा पीछे आ जाए। पहले वाले में देखो तो हाइड्रोजन और हीलियम था, 2 पे खत्म हो गया था। अब स्टार्ट कहां से होगा? ये सेकेंड पीरियड लिथियम से, 3 से, और ये कहां तक जाएगा? नियन तक। नियन 10, यानी लिथियम से स्टार्ट होता है और कहां जाता है? नियन 10 तक जाता है। ध्यान रहे। यहां आओ, जो थर्ड पीरियड था उसमें 8 तत्व हैं, 10 पे खत्म हुआ, सोडियम से स्टार्ट होगा। सोडियम 11, आर्गन 18 पे खत्म होगा। दिक्कत है? चलो फोर्थ पीरियड में आओ। फोर्थ पीरियड में टोटल तो कई गो है? ये खत्म कहां हुआ है? 18। सुनू कहां से होगा? और कहां पे जाएगा? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन 36 जाएगा। बोलो दिक्कत है? तो ये ध्यान रखना है कि 19 से स्टार्ट होगा और 36 तक जाएगा। चलो आ जाओ फिफ्थ पीरियड का मतलब हुआ फिफ्थ ऑर्बिट। अब फिफ्थ ऑर्बिट 4p पे खत्म किए हो, 5s2, 4d10, 5p6। अब 6s आ जाएगा, रुक जाना है। नहीं कितना तत्व हुआ? तत्व कई गो? याद रखना है इस पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं, जिसमें 18 आ जाए उसको क्या कहते हैं? ये लॉन्ग पीरियड कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? लॉन्ग पीरियड कहलाएगा। अब चलो इसमें 36 पे खत्म हुआ है। पोटासियम के नीचे कौन आएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम 37। और कहां जाएगा? हम लोग का जेनॉन 54 आएगा। बोलो दिक्कत है? तो ये सब कल पूछा जाएगा, बुझा रहा है ना? नहीं फर्स्ट पीरियड में कय गो तत्व, सेकंड पीरियड में कय गो, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, किसको शॉर्ट कहते हैं, किसको शॉर्टेस्ट कहते हैं, किसको लॉन्ग कहते हैं। नहीं कौन परेशान हो गया जी? काय परेशान हो रहा है? चलिए तो यहां पे हम लोग कौन सा पीरियड देख लिए? फिफ्थ देख लिए। अब एक हम लोग का आता है इसमें सिक्स्थ पीरियड। देखो तो सिक्स्थ पीरियड यानी कौन सा ऑर्बिट? सिक्स्थ ऑर्बिट। चलो इसमें अब लिखना शुरू करो। 6s2, होगा। इसके बाद क्या आएगा? 7s। रुक जाना है। टोटल 32 को हुआ। कय गो हुआ? 32 इलेक्ट्रॉन। जब सबको जोड़ोगे तो कय गो आएगा? 32। यानी तत्व कय गो? 32 तत्व। इसीलिए सिक्स पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम जाना जाता है। ध्यान रखना है। तत्व वहां पे कहां खत्म हुआ था? जेनन पे। अब यहां पर सीजियम 55 से रेडॉन 86 तक जाएगा। जाएगा? चलो अब आ जाओ लास्ट सेवेंथ पीरियड यानी कि सेवेंथ ऑर्बिट यानी कि 7s2, 5f, 14, 6d, 10,
7p6 जोड़ लो 32 इलेक्ट्रॉन, 32 तत्व होगा। दिक्कत है? हम लोगों का फ्रांसियम 87 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 32 जोड़ो कितना है 108, सॉरी 118, UuO 118। हाँ बोलिए सर, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ बोलिए। हाँ यहाँ पर पहले देखिए, इतना में दिक्कत है? इतना में दिक्कत नहीं है। चलिए एक चीज समझ लीजिए, थोड़ा सा हम लोग ये ब्लॉक पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पर जो ये ब्लॉक आप पढ़ रहे थे 4f श्रेणी और 5f श्रेणी, नहीं तो 4f श्रेणी जो है इसका पीरियड नंबर 6 होता है। कितना होता है? 6। क्या है कि आप इसका लिखते हैं तो याद पड़ रहा है, सबसे हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर क्या आता है 6s2, तो इसका पीरियड नंबर 4f श्रेणी का पीरियड नंबर 6 याद रहे। आप 5f श्रेणी का पीरियड नंबर 7। दिक्कत है? नहीं तो आपका आप क्लियर हुआ, बस में आ रहा है। जो ये ब्लॉक वाले हैं, नहीं इसमें जो हम लोग का ये ब्लॉक वाला दिखाई देता है नीचे वाला, ये 4f है और ये 5f है, तो इसका पीरियड नंबर क्या है 6 और इसका पीरियड नंबर कहाँ है 7, यानी कि 6 पीरियड से इसको निकाला गया है यहाँ सर, 6 पीरियड में से निकाल कर यहाँ रखा गया है और तब 7 पीरियड से इसको निकाल के यहाँ रखा गया है। दिक्कत है? नहीं तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलो तो यहां से अगर देखें हम लोग तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया। इतना में दिक्कत तो किसी को नहीं ना है? किसी को भी? तो जितना पढ़ाया गया वो याद करके आप लोग आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल पूछेंगे तब आगे बढ़ेंगे।